गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाइलम प्रोटोजोआ। इससे पूर्ववर्ती कक्षाओं में हमने आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम पढ़ा था। उसके अंतर्गत हमने सबसे पहला जो फाइलम देखा था वो फाइलम था आपका प्रोटोजोआ। और इस आज के लेक्चर के अंदर जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल फीचर्स की कि क्या क्या इन प्रोटोजोआ जो संघ है उसके क्या क्या सामान्य लक्षण हैं, इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण हम देखेंगे, कॉम्पैरेटिव स्टडी तुलनात्मक अध्ययन हम देखेंगे, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की कि इस संघ के जो प्राणी हैं उनका क्या आर्थिक महत्व है, कौन कौन सी बीमारियां व्याधियां मनुष्यों के अंदर और अन्य जंतुओं के अंदर मिलती है, कौन कौन से प्राणी वाहक के रूप में काम करते हैं, रोगजनक के रूप में काम करते हैं। तो ये सभी हम बात इस लेक्चर के अंतर्गत आज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कि प्रोटोजोआ शब्द से ही अपने को मतलब पता चल रहा है कि प्रोटो प्लस जोआ, ये दो शब्दों से मिलकर आपके बना हुआ है। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और जोआ का मतलब होता है एनिमल्स। मतलब हम इस संघ के अंदर ऐसे प्राणियों की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले प्रथम प्राणी माने जाते हैं जंतु जगत के अंदर। और प्रथम से मानने का मतलब है कि ये जो एनिमल्स हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, आपके सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, और इनका जो शरीर है वो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, मतलब यूनिसेलुलर होता है। और वो कोशिका कैसी होती है, आपके यूकैरियोटिक टाइप की होती है। अगर हम प्रोटोजोआ संघ की बात करें तो जो प्रोटोजोआ संघ है वो जंतु जगत का तीसरा सबसे बड़ा संघ होता है। थर्ड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज नोन एज प्रोटोजोआ। पहले मैंने बात की थी कि सबसे बड़ा जो संघ होता है वो आपके आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा के बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आपका आता है वो मोलस्का आता है, और तीसरा जो सबसे बड़ा संघ है वो कौन सा होता है, आपका प्रोटोजोआ संघ होता है। इस प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों के अंदर मैंने बात की कि इनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, यूनिसेलुलर होता है, और उसी एक कोशिका के अंदर शरीर की समस्त गतिविधियां संपन्न हो जाती है। इस कारण एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था डोबेल। तो डोबेल के द्वारा इन्हें क्या कहा गया, ए सेल्यूलर कहा गया। ठीक है, क्या बात कही मैंने कि ये प्राणी कैसे हैं, आपके यूनिसेलुलर है, लेकिन उस एक ही कोशिका में इस शरीर की समस्त जो गतिविधियां हैं वो संपादित हो जाती है। इस कारण डोबेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा इनको यूनिसेलुलर न कहकर इनको क्या कहा गया, ए सेल्यूलर कहा गया। अब अगर मैं बात करूं कि जो प्रोटोजोआ है उस प्रोटोजोआ का सर्वप्रथम जो अध्ययन है वो सर्वप्रथम अध्ययन किनके द्वारा किया गया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा सर्वप्रथम इन प्रोटोजोआ प्राणियों का अध्ययन किया गया। और इन प्रोटोजोआ प्राणियों का जो अध्ययन है वो जंतु विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इस शाखा को हम कहते हैं प्रोटोजूलॉजी। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को क्या माना जाता है, इस कारण फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी माना जाता है। तो प्रोटोजोआ का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा किया गया। और इन प्रोटोजोआ प्राणियों का अध्ययन प्राणी विज्ञान की प्रोटोजोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इस कारण ल्यूवेनहोक को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो फाइलम प्रोटोजोआ जो शब्द है, प्रोटोजोआ शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो एक साइंटिस्ट थे आपके गोल्डफस। इन गोल्डफस के द्वारा सर्वप्रथम प्रोटोजोआ शब्द का नामकरण किया गया। और एक
द्वारा सर्वप्रथम इस प्रोटोजोआ को फाइलम के रूप में स्थापित किया। ठीक है, ये हम हिस्ट्री बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ की। ये प्रोटोजोआ की स्टडी आपके प्रोटोजोलॉजी एंटोनियो लियोनोव सर्वप्रथम अध्ययन किया, इसका फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। प्रोटोजोआ जो शब्द दिया गया वो गोल्डफिश के द्वारा दिया गया और एक साइंटिस्ट थे वॉन सीबोल्ड। इन वॉन सीबोल्ड ने सर्वप्रथम इसको प्रोटोजोआ को संघ के रूप में क्या किया, आपके स्थापित किया। अब अगर हम बात करें कि प्रोटोजोआ जो प्राणी है वो समस्त विश्व के अंदर पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, विश्वव्यापी ये होते हैं। और अभी मैंने बात की कि ये प्रोटोजोआ जो जंतु हैं वो क्या होते हैं, प्राय सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, मतलब बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और ये जलीय भी होते हैं। इसके अलावा ये आपके स्वतंत्र जीवी होते हैं, जैसे हम बात करें अमीबा की, अथवा परजीवी जैसे हम बात करें आपके प्लाज्मोडियम की। तो ये सभी वास स्थानों में परजीवी रूप में, स्वतंत्र जीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये एकल अथवा निवही रूप में भी पाए जाते हैं, या तो अकेले रहेंगे या कॉलोनी बनाकर भी ये रहते हैं। जैसे कॉलोनी बनाकर हम बात करें प्रोटेरोस्पोंजिया की बात हम करते हैं। तो जब ये परजीवी रूप के अंदर मनुष्य में और बाकी जीवों में ये मिलते हैं, तो मनुष्य और बाकी जीवों में क्या करते हैं, बीमारियों को उत्पन्न करने का काम करते हैं, एक तरह से रोगजनक का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रोटोजोआ जो है उसकी जो कोशिका है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। और यूकैरियोटिक से आप भली भांति परिचित हो कि यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर एक सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। और सुविकसित केंद्रक का मतलब है कि ऐसा केंद्रक जिसके चारों तरफ केंद्रकीय झिल्ली पाई जाती है। और साथ ही ऐसी कोशिका के अंदर झिल्लीबद्ध कोशिकांग, इसके अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, गोल्जी बॉडी की बात करते हैं, अंतःप्रद्रव्यी जालिका की बात करते हैं। तो ये सभी झिल्लीबद्ध कोशिकांग ऐसी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकांग कहते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, रंगहीन होते हैं, गोलाकार ये होते हैं, अंडाकार, घंटी नुमा, स्पिंडल नुमा, चप्पल नुमा आकृति के होते हैं। मतलब ये विभिन्न आकृतियों के आपके पाए जाते हैं। और इनके अंदर अगर हम समिति की बात करें, सिमेट्री की बात करें, तो सिमेट्री जो इनके अंदर पाई जाती है वो अनियमित होती है, इरेगुलर होती है। या हम बात करें कि ये जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, असममित होते हैं। मतलब इसको हम किसी भी तल से काटे तो इन जंतुओं को दो बराबर भागों के अंदर विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ऐसी समिति को हम क्या कहते हैं, असममिति कहते हैं। अगर हम प्रोटोजोआ जंतुओं के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, शारीरिक संगठन की बात करें, तो जो इनका शारीरिक संगठन होता है वो जीवद्रव्य स्तर का पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का होता है। और जो ये जीवद्रव्य है वो जीवद्रव्य प्राय कैसा होता है, या तो नग्न होता है या इसके चारों तरफ एक लचीली झिल्ली से आवृत रहता है, जिसको हम तंत्वक अथवा पेलिकल हम इसको कहते हैं। इस जीवद्रव्य में अगर बात करें कि इसका जो जीवद्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन है, उस जीवद्रव्य में या तो एक केंद्रक उपस्थित होता है या बहुत सारे केंद्रक इसके अंदर उपस्थित होते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें जीवद्रव्य पेलिकल के चारों तरफ अगर बात करें तो सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक बाह्य कंकाल, कवच रूपी बाह्य कंकाल पाया जाता है। और ये किसमें मिलता है, या तो रेडियोलेरिया समूह की बात करें या फोरामिनीफेरा समूह की बात करें। तो कहने का मतलब है रेडियोलेरिया समूह और फोरामिनीफेरा समूह के जो प्रोटोजोन्स प्राणी हैं, उन प्रोटोजोस प्राणी के शरीर के बाहर सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक कवच रूपी बाह्य कंकाल पाया जाता है। अब अगर बात करें कि इन जंतुओं में, अभी हमने बात की कि केंद्रक की संख्या एक होती है या दो भी होती है, एक से लेकर दो भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है। लेकिन कुछ प्रोटोजोस जंतुओं की बात करें, जैसे हम बात करें आपके पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम में एक विशिष्ट लक्षण पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कैरियोटिक डाइमोर्फिज्म। कैरियोटिक डाइमोर्फिज्म
पैरामीशियम नामक प्राणी में उपस्थित होती है। और इस केंद्रकीय द्विरूपता से मतलब है कि पैरामीशियम में दो प्रकार के केंद्रक उपस्थित होते हैं, जिसमें एक केंद्रक बड़ा केंद्रक होता है जिसको हम कायिक केंद्रक के नाम से जानते हैं, और एक केंद्रक छोटा केंद्रक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जनन केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। तो छोटा केंद्रक जो नाम से ही पता है कि जनन केंद्रक कहलाता है, और जनन केंद्रक का काम क्या होगा कि वो जननी क्रियाओं में अपना योगदान देता है, जबकि कायिक केंद्रक होता है वो बाकी समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम आपके करता है। तो ये जो फिनोमेनन है कैरियोटिक डाइमॉर्फिज्म, ये किसके अंदर उपस्थित होता है, आपके पैरामीशियम के अंदर उपस्थित होता है। अब मैं बात करूं कि अभी हमने बात की कि एक ही कोशिका के अंदर समस्त गतिविधियां संपन्न हो रही है। तो समस्त गतिविधियां संपन्न हो रही है मतलब इस एक ही कोशिका के अंदर अधिकोशिकीय श्रम विभाजन पाया जाता है। मतलब इसी एक कोशिका के अंदर जो कोशिका के अवयव हैं, वो कोशिका के अवयव अलग अलग क्या कर रहे हैं, आपके कार्य कर रहे हैं। बाकी समस्त गतिविधियां एक ही कोशिका में संपन्न हो रही है, लेकिन ये कोशिकीय अवयव हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, जिस कारण कोशिका के अंदर क्या हो रहा है, अधिकोशिकीय श्रम विभाजन इसके अंदर पाया जाता है। अब अगर बात करें कि प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु हैं उनके अंदर जो गमन होता है, उस गमन के लिए उसके अंदर विभिन्न क्या पाए जाते हैं, आपके कूटपाद पाए जाते हैं। कूटपादों के माध्यम से होता है, पक्षमाभ के माध्यम से गमन होता है, कसाब के माध्यम से भी इनमें क्या होता है, गमन होता है। और ये कूटपाद भी क्या होते हैं, अलग अलग प्राणियों के अंदर अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अमीबा के अंदर जो गमन होता है, तो अमीबा के अंदर जो गमन होता है वो अंगुलीनुमा कूटपाद के माध्यम से होता है। और ये जब आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा तो अमीबा के अंदर हम बात करते हैं कि अमीबा का शरीर जो होता है उसके अंदर दो तरह के द्रव पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्म एक एक्टोप्लाज्म। और उसके अंदर हमने सोल एंड जेल थ्योरी भी पढ़ी थी हाइमन की, एंटिनमास्ट की। और इस सोल व जेल में आपसी रूपांतरण होने से, परिवर्तन होने से कूटपाद बनते व बिगड़ते रहते हैं। तो अंगुलीनुमा कूटपाद के माध्यम से अमीबा में क्या होता है, आपके गमन पाया जाता है। अगर युग्लिना की बात करें, जिसे हम जंतु व पादपों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं, तो इस युग्लिना के अंदर जो गमन होता है वो गमन कैसे होता है, आपके चक्कूनुमा कूटपादों के माध्यम से इसके अंदर गमन पाया जाता है। अगर हम बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम के अंदर बालनुमा पक्षमाभ पाए जाते हैं। उन बालनुमा पक्षमाभों की सहायता से पैरामीशियम में क्या होता है, आपके गमन होता है। और गमन इसमें संकुचन की विधि के द्वारा भी गमन होता है प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में, या ये जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी है वो कैसे होते हैं, आपके नॉन मोटाइल होते हैं, या क्या होते हैं, वो अचल भी होते हैं। तो ये हमने बात की कि प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी हैं उनमें विभिन्न प्रकार के गमनांग पाए जाते हैं। उनमें गमनांग कूटपाद भी होते हैं, और कूटपाद अलग अलग प्रकार के होते हैं। और इसके अलावा पक्षमाभ से भी गमन होता है, संकुचन विधि के द्वारा भी गमन होता है, या कुछ प्राणी जो होते हैं क्या होते हैं, अचल भी होते हैं, मतलब नॉन मोटाइल भी होते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट बात कि प्रोटोजोआ के अंदर पोषण की हम बात करें, तो पोषण की भी प्रोटोजोआ के अंदर विभिन्न विधियां पाई जाती हैं। जैसे हम बात करें कि कुछ प्राणियों के अंदर प्राणी संप्रकार का होता है भोजन। जैसे हम बात करें आपके अमीबा के अंदर, अमीबा के अंदर जो पोषण होता है वो प्राणी सम होता है, मतलब प्राणियों की भांति इनके अंदर पोषण होता है। और उसके अंदर हम विभिन्न विधियां हम पढ़ते हैं, मायात पढ़ते हैं, इन्वेजिनेशन हम पढ़ते हैं, सरकमफ्लुएंस हम पढ़ते हैं, सरकमवेलेशन हम पढ़ते हैं। ये सभी विधियों के माध्यम से अमीबा के अंदर प्राणियों की तरह भोजन संपन्न होता है। प्राणियों के मतलब कि इनके अंदर जो भोजन होता है वो फूड वैक्यूल्स में संपन्न होता है, खाद्य धान्यों के अंदर संपन्न होता है। इसके अलावा इनके अंदर पादप सम मिश्र पोषी प्रकार का पोषण भी इनके अंदर पाया जाता है, मतलब पादपों के समान भी और मिश्र पोषी का मतलब पादप व जंतुओं दोनों के समान इसके अंदर होता है। जैसे हम बात करें आपके युग्लिना की, तो युग्लिना को हम इसी संदर्भ में, इसी परिप्रेक्ष्य में हम पादप एवं जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। क्यों? क्योंकि युग्लिना के अंदर क्लोरोफिल हरित लवक उपस्थित होता है, और इस हरित लवक के पाए जाने के कारण इसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो ये कैपेसिटी होती है युग्लिना के अंदर। और जब इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो ये क्या करता है, जंतुओं की तरह पोषण करना प्रारंभ कर देता है। तो इसके अंदर प्लांट लाइक
और मिक्सोट्रोपिक मिश्र पोषी प्रकार का न्यूट्रिशन इसके अंदर पाया जाता है। और अभी हमने बात की कि जो भोजन का जो पाचन होता है वो पाचन किसके अंदर होता है, आपके खाद्य धानी में होता है, फूड वैक्यूल्स के अंदर ये होता है। अब अगर हम बात करें कि एक ही कोशिका है तो श्वसन और जो उत्सर्जन इसके अंदर होता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की हम बात करें तो श्वसन और उत्सर्जन इन प्रोटोजोआ प्राणियों की जो शारीरिक सतह होती है उस सामान्य शारीरिक सतह के द्वारा इनमें क्या हो जाता है, श्वसन व उत्सर्जन की क्रियाविधि संपन्न हो जाती है। कुछ प्राणियों के अंदर जो उत्सर्जन होता है वो संकुचनशील रसधानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के माध्यम से भी संपन्न होता है, सीवी के माध्यम से भी संपन्न होता है। अब अगर हम बात करें कि जो इनका नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होता है, वो अमोनिया होता है। क्यों? क्योंकि जलीय होते हैं और जलीय प्राणियों में अधिकतर जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो क्या होता है, अमोनिया होता है। तो प्रोटोजोआ में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अमोनिया के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। इस कारण प्रोटोजोआ को कहते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स भी हम इनको कहते हैं। कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जल में रहते हैं, तो जल में रहते हैं तो स्वच्छ जल के अंदर जब ये रहते हैं तो स्वच्छ जल में रहते हैं तो जो मीडियम होता है इस कोशिका के तरल के सापेक्ष वो क्या हो जाता है, अल्प पराशरी माध्यम बन जाता है। जब हम मिश्रण पराशरण हम पढ़ते हैं तो अल्प पराशरी माध्यम जैसे ही बन जाता है तो अल्प पराशरी माध्यम बनने से जो बाहर का स्वच्छ पानी हो उनके जल के इनके शरीर के अंदर क्या करता रहता है, निरंतर प्रवेश करता रहता है। निरंतर प्रवेश करता रहता है तो कुछ समय पश्चात में क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, बस्ट हो सकते हैं, फट सकते हैं एनिमल्स। तो इस जल का नियमन करने के लिए इनके अंदर संकुचनशील रसधानी पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है और इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के माध्यम से ये अतिरिक्त जल का निष्कासन अपने शरीर से बाहर कर देते हैं। मतलब इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परासरण नियमन, ओस्मो रेगुलेशन। तो इन प्रोटोजोआ प्राणी जो जल स्वच्छ जल में रहते हैं तो स्वच्छ जल में रहने वाले प्राणियों के अंदर परासरण नियमन या जल की मात्रा का नियमन करने के लिए संकुचनशील रसधानी या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की संख्या 1 होती है, जबकि पैरामीशियम की अगर बात करें तो पैरामीशियम के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है वो संख्या में 2 पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि इन जंतुओं में जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो रिप्रोडक्शन दोनों मेथड से होता है। उसके अंदर एसेक्सुअल मेथड भी होता है और सेक्सुअल मेथड भी उसके अंतर्गत आता है। एसेक्सुअल मेथड की हम बात करें तो एसेक्सुअल मेथड के अंदर विभिन्न प्रकार की विधियां इस प्रोटोजोआ प्राणियों के अंदर मिलती है। जैसे हम बात करें कि अमीबा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सामान्य विधि होती है वो होती है द्विविभाजन, बाइनरी फ्यूजन। इस बाइनरी फ्यूजन की सहायता से जो अमीबा है वो निश्चित अंतराल में 2 भागों के अंदर टूट जाता है। ठीक है, मतलब कि इन प्राणियों के शरीर की अगर बात करें तो इन प्राणियों के शरीर के अंदर कायिक द्रव्य व जनन द्रव्य में विभेदन नहीं होता है। और जब विभेदन नहीं होता है और एक नियमित अंतराल के बाद में 2 टुकड़ों के अंदर विखंडित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, तो मतलब कि इनकी प्राकृतिक मृत्यु कभी भी नहीं होती और ये हमेशा हर संतति के अंदर 2 टुकड़ों के अंदर आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, द्विविभाजन या बाइनरी फ्यूजन हम इसको कहते हैं। और ये विधि किसके अंतर्गत पाई जाती है, आपके अमीबा के अंदर ये मिलती है। दूसरी हम विधि की बात करें जो कि पैरामीशियम में पाई जाती है। पैरामीशियम में जो अलैंगिक जनन की विधि होती है उसको हम अनुप्रस्थ विखंडन के नाम से हम जानते हैं। मतलब जो पैरामीशियम प्राणी होता है उस पैरामीशियम प्राणी के अंदर 2 भागों के अंदर वो टूट जाता है। जो इसका आगे का भाग होता है वो प्रोटर कहलाता है और जो नीचे का भाग होता है, लोअर पार्ट होता है, उसको हम ओपिस्थे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पैरामीशियम के अंदर जो जनन की विधि होती है अलैंगिक जनन की, वो क्या होती है, अनुप्रस्थ विखंडन होती है। और इस अनुप्रस्थ विखंडन विधि के अंदर जो पैरामीशियम है वो अनुप्रस्थ रूप से 2 भागों के अंदर विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रिपेनोसोमा की और यूग्लिना की बात करें तो ट्रिपेनोसोमा और यूग्लिना के अंदर जो अलैंगिक जनन की जो विधि होती है उसको हम अनूर्ध्वेय विखंडन के नाम से हम जानते हैं। मतलब
कि इसके अंदर जो प्राणी होता है ट्रिपेनोसोमा और यूग्लिना वो अनुदैर्ध्य रूप से दो भागों के अंदर विभाजित हो जाता है। अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर जो अलैंगिक विधि होती है वो अलैंगिक विधि जानी जाती है, बहुविखंडन के नाम से जानी जाती है। मतलब प्लाज्मोडियम के अंदर ही काफी सारे क्या बन जाते हैं, स्पोर बन जाते हैं और स्पोर एक अनुकूल स्थिति आने पर वो फट जाते हैं और उसके बाद में वो स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, बहुविखंडन हम कहते हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ प्राणियों के जंतुओं में मुकुलन के माध्यम से भी आपके जनन होता है। तो ये सब विधियां क्या थी, आपके अलैंगिक जनन की विधि थी, जिसके अंदर हमने द्विविभाजन की बात की, अनुप्रस्थ विखंडन की बात की, अनुदैर्ध्य विखंडन की बात की, बहुविखंडन की बात की और मुकुलन की हमने बात की। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन जो इनमें होता है वो दो विधियों के द्वारा होता है। या तो होता है वो संलयन, और संलयन में क्या होता है, इसको हम सिंगेमी के नाम से भी जानते हैं, या दूसरा हम बात करें तो उसको निषेचन भी हम कह सकते हैं। इसके अंदर नर युग्मक व मादा युग्मकों का आपस में क्या होता है, संलयन होता है, उनका आपस में मिश्रण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। और संलयन के माध्यम से प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। और दूसरा होता है आपका पेरामीशियम। पेरामीशियम में जो लैंगिक जनन की विधि होती है वो कौन सी होती है, आपकी संयुग्मन होती है, कंजुगेशन होती है। तो दो प्रकार की लैंगिक जनन इन प्रोटोजोआ प्राणियों में पाई जाती है। एक होती है आपकी संलयन, जिसको हम सिंगेमी के नाम से जानते हैं, वो आपके किसमें पाई जाती है, वो प्लाज्मोडियम में उपस्थित होती है। और दूसरी होती है आपकी कंजुगेशन, या जिसको हम संयुग्मन के नाम से जानते हैं, और इस संयुग्मन की विधि किसके में होती है, आपके पेरामीशियम के अंदर होती है। ठीक है। और संयुग्मन में क्या होता है, दो पेरामीशियम आते हैं पास पास में, और पास पास में आने के बाद में उनके बीच में एक सेतु का निर्माण होता है, और सेतु के माध्यम से आपस में अपने जनन द्रव्य का स्थानांतरण कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि कुछ प्रोटोजोन्स प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सिस्ट या पुटिका का निर्माण होता है। जब भी ये प्रतिकूल अवस्थाओं में होते हैं, अब वो प्रतिकूल अवस्थाएं कुछ भी हो सकती है, भोजन की कमी भी हो सकती है, प्रतिकूल वातावरण भी हो सकता है, तो उस दौरान ये क्या करते हैं, अपने शरीर को एक पुटिका के अंदर एक सिस्ट के रूप में क्या कर लेते हैं, अंदर बंद कर लेते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो इस पुटिका का क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है, और प्राणी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये हम बात करते हैं कि जनरल फीचर्स ऑफ प्रोटोजोआ कि कौन कौन से ऐसे सामान्य लक्षण है जो इन प्रोटोजोआ प्राणियों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हम बात करते हैं इनके अंदर। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके अंदर, लोरिका हाउस। और लोरिका हाउस क्या होता है, जो प्रोटोजोआ का बाहरी ढीला ढाला कंकाल होता है उसको हम लोरिका हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये हमने आज पहली बात की कि प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों के क्या क्या जनरल फीचर्स होते हैं। तो ये हमने ये बात की है जनरल फीचर्स की। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ की हम बात करेंगे।